आज हम लोग क्लास 9 की बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे और जो बायोलॉजी में आपका आज पढ़ना है वो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं सेल, इसी की हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सेल की हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और इसका आज आपका क्या है, पार्ट नंबर 4 है। हम लोग पहले 3 पार्ट इसका पढ़ाई कर चुके हैं। आज पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 4 में मेन टॉपिक आपका क्या है, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर। हम लोग 2 चीज सीखेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में अंतर क्या होता है वो जानेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन होता है जो बहुत खास क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जब आप किसी भी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। या ऐसे पूछ सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सब का आंसर हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। पहले ऑस्मोसिस को क्लियर करते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस समझ आ जाएगा, फिर बाकी ये सब उसी से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, बस जैसे जैसे बोलेंगे आप क्वेश्चन से क्या कीजिएगा ना, वहां पर ध्यान दीजिएगा और मन में दोहराइएगा। लेकिन उससे पहले एक काम कर लीजिए, जैसा कि मेरा हर एक वीडियो में होता है कि आपको बोर्ड पे क्या होता है, नोट्स लिखा होता है। नोट्स इसमें लिख दिया जाता है कि जो बच्चे मान लीजिए जिसमें इंग्लिश कमजोर है, जो बच्चे अपने से नोट्स बना नहीं सकते, खुद से नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर से देख करके नोट्स क्या करेंगे, अपना बना लेंगे। तो आप कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में आप उसको लिख लीजिएगा। ऐसा करते करते आपको होगा क्योंकि जिस दिन इसका पार्ट समाप्त होगा, अंतिम पार्ट होगा, जिस दिन ये लेसन समाप्त होगा, उस दिन आपको एक अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो चुका होगा। ठीक है ना, तो एक अच्छा खासा नोट्स बिना कोचिंग गए हुए तैयार हो जाएगा। ये मेरा दावा है, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, मेरे क्या क्वेश्चन ले चुके होंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है वो हम बता रहे हैं। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है, तो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। कोई भी पूछेगा कि सर ऑस्मोसिस है क्या, तो बोलेगा द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है क्या, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अपने से होने वाली है मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब क्या, खुद से होने वाली है मूवमेंट है। किसमें, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में। किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में। कहां पर, थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। बस ये डिफिनेशन, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ध्यान से अपने आप भी वहां पर बोलिएगा, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसमें, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसी को बोलते हैं सिलेक्टिव। यहाँ पर लिखे क्या, सिलेक्टिव लिखा है ना, तो सर आप सिलेक्टिव लिखे, 12 बोल रहे हैं सेमी। अरे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों एक ही होता है। ठीक है, बड़ी बात, सिलेक्टिव लिखो या सेमी लिखो, बात वही रहता है। तो क्या बोलेंगे, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थ्रू ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। याद हो गया, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane is called osmosis। किसका, of water molecules का। आया समझ ना, क्लियर हुआ। तो एक लाइन आपको कोई पूछे कि बताइए ऑस्मोसिस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, तो बोलिएगा द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थ्रू ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। बस इतना बोलिएगा, हो गया आंसर, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, थ्रू ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, तो ऐसे, पैसेज ऑफ वाटर, पैसेज ऑफ वाटर, वाटर का पैसेज मतलब पानी का आना जाना। ठीक है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन के बीच जो पासेज होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। बस होना चाहिए किसके थ्रू, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आया समझ ना, नहीं आया, तो द पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। द पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। अरे समझे ना, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है, दोनों डिफिनेशन याद हो गया। तो एक बार आपको बोलना है कि पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पासेज होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन वाले रीजन में, ठीक ना, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो आगे बढ़े, एक बार नहीं 3 बार 4 बार इसको दोहरा दिए, मेरे का समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, समझ आ गया ना। ऐसे भी पानी को देखते हैं कि पानी जहां पर ज्यादा होता है तो वहां से पानी किधर बहता है, कम जिधर पानी ध्रुवां होता है, नीचा होता है, उधर क्यों पानी बहता है ना, नहीं नीचे से ऊंचे क्यों बहते नजर आता है। तो इससे भी आप ट्रिक लगा सकते हो, अरे ऊंचा से पानी नीचे बहता है तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से किधर जाएगा,
लो वाटर कंसंट्रेशन, बस किसके थ्रू? तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है? लैंग्वेज बना सकते हो अपने से? चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ एन एनिमल सेल, यदि एक एनिमल सेल को केप्ट इन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए। तो पहले समझिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, फिर समझाएगा। पहले मेरा बात को सुन लीजिए। जैसे ही मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, चीनी का सॉल्यूशन किए हुए हैं या फिर नमक का किए हुए सॉल्यूशन तो पढ़ चुके हो ना पहले। तो सॉल्यूशन जो है उसमें जब हम कोई एनिमल सेल डालते हैं तो वहां पर तीन स्थिति हो सकता है, तीन सिचुएशन वहां पर होगा। नहीं हो सकता तीन सिचुएशन। पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि सर बाहर का जो माहौल है, मतलब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक होगा और सेल का कंसंट्रेशन कम होगा। हो सकता है ये सकता है, मतलब मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ये सेल है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है, इसका कंसंट्रेशन कम हो सकता है। ये पहला केस हो सकता है। नहीं तो ऐसा जब केस होगा तब उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है कि सर दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा तो बोलेंगे आइसोटोनिक। क्लियर? अब ऐसा भी सकता है सर कि इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कम और सेल का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो सकता है, सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ऐसा केस होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत आ गया समझ में? तब इसी को यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन वी पुट एन एनिमल सेल, जब हम लोग एक एनिमल सेल को पुट करते हैं किसमें? इन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर या वाटर, ठीक है, शुगर या साल्ट, शुगर और साल्ट प्रिपेयर्ड इन वाटर। याद हुआ? व्हेन वी पुट एन एनिमल सेल इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन, नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को नहीं पता, बस इन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट प्रिपेयर्ड इन वाटर, प्रिपेयर्ड इन वाटर। फिर क्या हो सकता है? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस विल हैपन। तीन केसेस में से कोई एक केस हो सकता है, होगा ना? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस विल हैपन। तीन केसेस में से कोई एक केस होगा। क्या होगा? तो पहला केस ये हो सकता है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, ध्यान सुनिएगा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन। सुना? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब सेल के चारों ओर का जो मीडियम है उसका वाटर कंसंट्रेशन हायर है, मतलब ज्यादा है, किससे? देन सेल से ज्यादा है, देन इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो लिखे हैं वही नहीं। देन इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इन सच सिचुएशन द सेल विल गेट वाटर, इस सिचुएशन में क्या होगा? सेल वाटर को गेन करेगा एंड सेल विल इन्फ्लेट या सेल विल स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप कर जाएगा, मतलब सूज जाएगा, फूल जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? जैसे एग्जांपल लें, किशमिश को जब हम कोई सॉल्यूशन डाल दीजिए, कोई चीनी का सॉल्यूशन थोड़ी उसमें डाल दीजिए, देखिएगा किशमिश जो फूल के अंगूर बन जाएगा, बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो इसके कंसंट्रेशन से क्या था? अधिक था। तीसरे क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वहां से किसमें प्रवेश कर गया? किशमिश में ना, तो किशमिश क्या हो गया? स्वेल अप कर गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए पहला केस समझ आ गया। जब पहला केस समझ आ गया ना तो दूसरा केस में समझ नहीं लगेगा, बस एक भी समझ लग गया, समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। अब ऐसे भी हो सकता है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, इफ द मीडियम जो सेल है, सेल के चारों का जो मीडियम है वो बोल रहे हैं इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज इक्वल वाटर कंसंट्रेशन, उसका जो वाटर कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। आया समझना? देन इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन याद हो गया? इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड in this situation the cell will maintain its size। इस सेल जो है ना अपना साइज को मेंटेन करके रखेगा कि किसका ना तो साइज बढ़ेगा ना तो साइज घटेगा। आया समझना? इस केस में सेल का साइज क्या होगा? वही रहेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? फिर से एक बार, if the surrounding या medium, if the medium surrounding the cell, if the medium surrounding the cell has equal water concentration है, then it is said to be isotonic solution। उसको क्या बोलेंगे? isotonic solution बोलेंगे। आया समझना? and in this situation, इस सिचुएशन में the cell will maintain its size, सेल अपना साइज को क्या करके रखेगा? मेंटेन करके रखेगा। इसका साइज ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा। समझाया? अब नेक्स्ट आपका तीसरा, इसका भी ऐसे लिख सकते हैं कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सब एक ही बात बोल रहे हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल।
नहीं आया। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल को घेरने वाला जो मीडियम है उसकी बात हो रहा है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, उसका वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, कम है, then it is said to be hypertonic solution। इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। in this situation the cell will shrink। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक माने सिकुड़ जाएगा, ऐसा है ना, श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। तो in this situation cell will shrink, ऐसा है ना, बड़ी गलत। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद हो गया, इसका आंसर क्लियर हुआ। फिर से शुरू हो रहा है, समझ में आ गया, समझ आ गया, आगे बढ़े। चलिए अब आगे आपको करना क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर बताना है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर, बहुत ईजी है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर, पहला डिफ्यूजन जो था वो किसी भी मीडियम हो सकता है, इट ऑकर्स इन एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, ठीक है, इट कैन ऑकर इन एनी मीडियम, ऐसे है ना। बट ऑस्मोसिस जो है इट ऑकर्स इन ओनली लिक्विड मीडियम, ये ओनली लिक्विड मीडियम में होता है, ऐसे है ना। जो ऑस्मोसिस है ओनली लिक्विड मीडियम होगा और डिफ्यूजन जो है किसी भी मीडियम में हो सकता है, क्लियर है। दूसरा, इसमें जो है डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी। क्यों, क्योंकि सर अभी क्या बताया ना कि डिफ्यूजन किसी भी मीडियम हो सकता है, बताया नहीं बताया, डिफ्यूजन किसी भी मीडियम हो सकता है। तो उसमें जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो सकता है, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे है ना। तब क्या बोलिएगा, द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, क्लियर। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें सिर्फ लिक्विड मीडियम होता है ना, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है ना, तो इसमें जो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब इसमें मूवमेंट किसका होगा, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। इसमें जो मूवमेंट होगा किसका होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही होने वाला है, क्लियर हुआ। इसमें जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। और अभी हम इसको बताएं कि ये ऑस्मोसिस में बताएं कि ये जब भी होगा तो एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, बताया ना, नहीं बताया यहाँ पर ऑस्मोसिस का डिफिनेशन में, सॉरी डिफिनेशन में, कि जब भी ऑस्मोसिस होगा वो किसमें होगा, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। मतलब इसके लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, नहीं है तो लिख सकते हैं ना, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होता है, क्लियर हुआ। तो समझ में आ गया क्या क्या अंतर है। तो देखिए फिर से एक बार, ये सब मान लीजिए ऑस्मोसिस है, ये डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस के लिए क्या है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये लीजिए, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑस्मोसिस में बोल सकते हैं इट कैन ऑकर ओनली इन लिक्विड मीडियम, ये ओनली लिक्विड मीडियम होता है ना ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या, इट कैन ऑकर इन एनी मीडियम, डिफ्यूजन जो है किसी भी मीडियम में हो सकता है, नहीं। फिर इसमें लिखेंगे ऑस्मोसिस में क्या लिखेंगे कि सर द इट इन्वॉल्व्स ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, इट इन्वॉल्व्स ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल तीनों मूवमेंट हो सकता है, ऐसा ना। तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन अंतर बताएं। समझ आ गया, कोई दिक्कत समझ नहीं आया जी, याद हुआ अभी का अभी। चलिए अब आ गए हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है, नॉर्मली देखते हैं। मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए ये नॉर्मली सेल है, अभी ये फिगर नहीं बनाया है, ऐसे बता रहे हैं। तो सेल में मेनली से तीन पार्ट है, कितना पार्ट है, तीन पार्ट। ये जो बाहर वाला होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे समझना। जो बाहर का सेल का पार्ट था ना इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब ये प्लांट सेल होगा तो प्लांट्स में बाहर क्या होता है, सेल वॉल भी होता है, ठीक है। ऐसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ऐसा समझना। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन जो प्लांट सेल होगा उसमें सेल वॉल भी पाया जाता है। तो ये दोनों कहां पर लिखेगा, बाहर, कहां लिखेगा, बाहर। ये जो हीटर बॉडी है ना इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ऐसा समझना। और न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो हिस्सा है, दिख रहा है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, आया समझ में। मतलब कोई पूछा बताइए साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो द पार्ट लाइंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, है ना, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, आया समझ में। ये तीनों को बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये देखिए जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज पाया जाता है, इसमें बहुत सारी चीज पाया जाता है, ठीक है। ये सब जो चीज इसमें ना बहुत सारी चीज पाया जाता है ना उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, ये सब की पढ़ाई हम लोग बारी बारी से करेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी एपैरेटस होता है, या और भी राइबोसोम होता है, फिर RER, ACR, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ऐसा बहुत सारा इसमें क्या होता है सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वो अगले वीडियो में, आज की वीडियो में कहीं रखने देते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर सब ये बोलना चाहिए कि अगर स्क्रीनशॉट नहीं ली हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपके पास कोई और सुझाव है, कुछ और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। मेरे लिए कोई सुझाव है, ठीक ना, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उसको हम स्वागत करते हैं, उसको हम वेलकम करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, इसी का अगले वीडियो के साथ।